आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय संज्ञा। संज्ञा और उसके भेद। अब सबसे पहले हम देखिए संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, या हम संज्ञा का पर्यायवाची भी कह सकते हैं नाम। देखिए अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं: समूह या समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा की परिभाषा करेंगे। मोहन एक गांव में रहता है। मोहन एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मेज पर चित्र बना था। मेज क्या है? वस्तु है। मुझे जयपुर जाना था। जयपुर स्थान है। चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया पक्षी या प्राणी। खुशी से अजय की आंखें भर आई। खुशी क्या है? भाव है। तो अब संज्ञा की परिभाषा जानने के लिए हमने उपयुक्त ये पंक्तियों से पता चल रहा है कि वाक्य में आए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम का पता चलता है, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के मैंने आगे भी बता दिए 2 भेद होते हैं: समूह या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब जिस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट की है, उसी प्रकार मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बता रही हूँ। मनु होशियार लड़का है। मनु एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हमारे घर के सामने गंगा नदी है। गंगा नदी का नाम लिखा हुआ है। अगर केवल नदी लिखा हुआ होता तो वो जातिवाचक में आता। मनस्वी आम के पेड़ पर चढ़ी। अब मनस्वी पेड़ पर चढ़ी लिखा हुआ था तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें बता दिया मनस्वी आम के पेड़, एक विशेष पेड़ का नाम लिखा हुआ है, तो ये भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सरस्वती विद्यालय में सब मनीष से परेशान थे। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा हुआ है सरस्वती विद्यालय। अगर लिखा हुआ होता केवल विद्यालय में कि विद्यालय में सब मनीष से परेशान थे, विद्यालय का नाम नहीं लिखा होता, विद्यालय की जाति ही बताते तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता। लेकिन यहाँ पे सरस्वती विद्यालय ने विद्यालय विशेष का नाम लिखा हुआ है। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उस शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, रामायण, ताजमहल, भारत। अगर यहाँ पे खिलाड़ी लिखा हुआ था तो जातिवाचक संज्ञा, और पुस्तक लिखी हुई होती तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ रामायण का नाम लिखा हुआ है, रामायण हो, महाभारत हो, तो जो भी ग्रंथों के नाम अगर लिखे थे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। ताजमहल स्थान है, भारत देश है, तो अगर देश आता तो आपके जातिवाचक, लेकिन भारत लिखा हुआ है, देश का नाम लिखा हुआ है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो विशेष जाति का बोध करा है। बसंती पेड़ पर चढ़ी। वहाँ पे लिखा हुआ था मनस्वी आम के पेड़ पर चढ़ी, तो वहाँ पे आम पेड़ का जो नाम है, आम का पेड़, तो विशेष नाम लिखा हुआ था पेड़ का। यहाँ पे केवल पेड़ ही लिखा है, तो किस पेड़ पर चढ़ी, वो खाली पेड़ की जाति ही बता रहे हैं। हमारे घर के सामने नदी बहती है, वहाँ लिखा हुआ था हमारे घर के सामने। जातिवाचक संज्ञा। बसंती पेड़ पर चढ़ी, तो पेड़ जाति का बोध कराते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि मनस्वी आम के पेड़ पर चढ़ी, तो पेड़ का नाम लिखा हुआ था आम का पेड़, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ पेड़ है तो केवल जातिवाचक संज्ञा। हमारे घर के सामने नदी बहती है, मैंने कहा था वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे घर के सामने गंगा नदी बहती है, तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में होगा, और यहाँ पे केवल नदी ही लिखा हुआ है, तो ये नदी ही जातियों का बोध करा रही है। विद्यालय में सब मनीषी परेशान है, विद्यालय विशेष का नाम नहीं है, केवल विद्यालय लिखा है, यानी कि एक जाति का बोध करा रहे हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पदार्थ या वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, अध्यापक, विद्यालय, छात्र, मनुष्य, नदी, पेड़, पर्वत, कक्षा, फूल आदि।
अगर पुस्तक का नाम लिखा हुआ होगा तो व्यक्तिवाचक में होगा, अध्यापक का नाम लिखा हुआ होगा तो व्यक्तिवाचक में, विद्यालय का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक में, और छात्र का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक में। ये सब आपको बता रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, सेना, भीड़, मंडली, सभा, झुंड। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है। जिस इसकी भी परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि समूह, जो भी समूह का बोध कराए वो समूहवाचक होते हैं, और समूहवाचक या द्रव्यवाचक ये किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा, तो ये समूह का बोध कराते हैं। सेना नाम आते ही हमारे मन में पूरे समूह का बोध होता है। भीड़ से भी समूह का बोध होता है। मंडली, इससे भी समूह का बोध होता है। सभा, झुंड, इन सब से व्यक्ति या किसी वस्तुओं के समूह का बोध होता है, तो उसे समूहवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें नाप तोल वाली वस्तुएं आएगी, जैसे चांदी हो, सोना हो, तेल, घी, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, चावल आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। बचपन ये भाववाचक संज्ञा है। मेरे दोस्त की लंबाई अधिक है, तो लंबाई ये भी भाववाचक संज्ञा है। लता मंगेशकर की आवाज़ में मिठास है। मिठास ये भी क्या है कि भाववाचक संज्ञा है। मीठे शब्द से बना है मिठास, लंबे से बना है लंबाई, बच्चा से बना है बचपन। तो जिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनते हैं शब्द, जैसे बचपन हो गया, लंबाई का, ममता से बन जाएगा ममत्व, ये सारे भाववाचक शब्द बन जाएंगे इनमें प्रत्यय जुड़कर। जिन संज्ञा शब्दों से, अब इसकी परिभाषा देखिए भाववाचक संज्ञा की, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, और दोष ये बहुत बुरा है, ये ठीक है ना। धर्म के बारे में आ जाए, अवस्था के बारे में आ जाए, बचपन है, बुढ़ापा है आदि, इन सब का बोध होने पर वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। इनमें प्रत्यय जुड़ जाएंगे, त्व, पन, ई, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में त्व, पन, ई, ता, ये शब्द प्रत्यय जुड़ के जो शब्द बनते हैं वह भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं। जैसे बचपन, ममत्व, बूढ़ापा, लंबाई, नम्रता, मिठास, दया, करुणा आदि। धन्यवाद।